हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत टाइम से वीडियो नहीं बन पा रही है। क्लास 12th बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, इवन इकोनॉमिक्स, आप सभी की वीडियो नहीं बन पा रही इन सभी सब्जेक्ट्स की, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है कि मैंने इस बार सोचा है कि आप सभी के लिए नोट्स मैं प्रिपेयर करूं। पर्सनली मेरे खुद के हाथों के लिखे हुए नोट्स है ये, और क्योंकि अभी मैं तैयार कर रहा हूँ, पहले के लिखे हुए नहीं है, इस वजह से टाइम लग रहा है। क्योंकि लाइव क्लास भी लेनी होती है बच्चों की, देन फिर जो टाइम, फिर घर का भी काम होता है, और उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें आपके नोट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। तो ये नोट्स मैंने प्रिपेयर की है, आपके कौन कौन सी बुक से की है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपका पूनम गांधी है, आर.के. सिंगला, और सैंपल पेपर, और इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन मेरे को मिलती है उन सभी को मिक्स करके जो मुझे लगता है कि बेस्ट लाइंस क्या हो सकती है आप सभी के लिए, उन सभी की हेल्प से मैंने आपके लिए सब कुछ बनाया है। किसी एक बुक का इसमें आपको कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा। ये नोट्स बहुत सारी जगह से लिए गए हैं जो मैंने मिक्स करके आपके लिए तैयार किए हैं, और कुछ लाइंस मैंने इसमें अपनी साइड से भी ऐड की है जो मुझे लगता है कि ये बच्चे याद नहीं कर सकते, तो ये वाली लाइन भी अगर लिख दी जाए तो काफी आसान होगा आपके लिए। अब बच्चों, यहाँ पे मैं आपसे सॉरी भी कहूंगा, क्योंकि सॉरी बोलने के पीछे का रीजन ये है कि वीडियो नहीं आ रही है और सभी बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो उन सभी बच्चों को मैं से एक ही बात कहूंगा कि बच्चों पेशेंस रखो। अब मैं जानता हूँ आपको अभी चाहिए सारे नोट्स, और वीडियोस भी आपको जल्दी जल्दी चाहिए सारी, लेकिन टाइम लग रहा है, उसके लिए माफी मांगूंगा। लेकिन प्रॉमिस करता हूं कि जब तक आपके एग्जाम होंगे, इवन वहां तक भी नहीं, जनवरी तक आपको सारी चीज मिल जाएगी। आपके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, आपको हर एक चैप्टर के वीडियोस भी आपको मिल जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर मैं अगर बात करूं तो हम जो चैप्टर स्टार्ट करें वो हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 वित्तीय प्रबंध। और अगर इससे पहले मैं यहाँ पे पेज देखूं तो बेटा आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो चैप्टर है 9 और 10th दोनों चैप्टर बेटा मिला के आपके 15 मार्क्स के हैं। 15 नंबर का बेटा चैप्टर, अगर आधा भी करते हो 7.5 नंबर का बेटा ये चैप्टर होता है आपका, 7 या 8 आप कह सकते हो। ठीक है। अब इस चैप्टर को जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसमें हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं बेटा ये प्रॉपर नोट्स अभी नहीं है, क्योंकि मैं बना ही रहा हूं और टाइम नहीं मिल पाता ये सारी चीजें करने का। और एक बच्चा मेरे को मैसेज कर रहा है कंटिन्यूसली कि सर नोट्स दे दूं, तो उसको भी मैं सॉरी कहूंगा, क्योंकि बच्चे मैं मानता हूं आप 2-4 दिन से वेट कर रहे थे, बट हो नहीं पा रहा था वो काम। और अभी भी मैं आप ही के लिए ही काम कर रहा हूं, आप सभी बच्चों के लिए मैं काम कर रहा हूं यहाँ पे, कि आप कैसे भी करके जितना जल्दी हो सके मैं आपको ये सारे नोट्स प्रोवाइड कर सकूं। सो लास्ट में इतना ही कहूंगा कि बेटा पेशेंस रखो, सारी चीजें मिलेगी, टेंशन मत लो, और बोर्ड एग्जाम तक तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होने वाली है। और अराउंड 90-95 या इसी की लाइन में कुछ, या मिनिमम तो 70 आएंगे ही आएंगे मिनिमम। मैक्सिमम आप 97, 98, 100 लेके आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मेरी तैयारी आपके लिए ऐसी ही रहेगी कि आपके 90+ मार्क्स ही आए। ठीक है। उसके लिए नोट्स में स्पेशली अपनी साइड से अपने हाथों से प्रिपेयर कर रहा हूं बेटा आपके लिए। और अगर आप चाहो तो ये एज इट इज आंसर लिख के भी आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स नहीं कटने वाले आपके। दिक्कत क्या होती है मैं आपको बताता हूं। जब मैं बच्चों जो पढ़ाता हूं लाइव क्लास में, और पहले भी सालों से पढ़ाता आया हूं, तो बच्चों का ये होता है हमेशा कहना कि सर बिजनेस स्टडी में हम याद क्यों करें, हम अपनी साइड से बना के आ जाएंगे। बेटा बना के तो आ जाओगे, पास भी हो जाओगे, क्या वो मार्क्स आ पाएंगे आपके जो आप सोच के बैठे हुए हो? मैं उन बच्चों की बात नहीं कहूंगा जो थोड़े मजाकिया टाइप के हैं, जो कहते हैं कि सर हम तो पास हो गए, वही बहुत बड़ी बात है। मैं उनकी बात करूंगा जो बच्चे मार्क्स लाना चाहते हैं। बेटा अगर आपको नंबर चाहिए तो नंबर लाने के लिए बेटा आपको ये नोट्स तैयार करने होंगे, जो मतलब याद कर लो, तैयार तो मैं ही कर रहा हूँ आपके लिए। तो स्टार्ट करेंगे बेटा वित्तीय प्रबंध, हमारा जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट चैप्टर अगेन। अब बात आ जाती है वित्तीय प्रबंध का अर्थ क्या होता है। अर्थ बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि वित्तीय प्रबंध का बेटा मीनिंग क्या चीज है, कैसे हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बेटा अगर मैं आपसे बात करूं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, आप इमेजिन करने की कोशिश करो बेटा कि कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है, उसको
चलाने के लिए, उसको अपना बिजनेस चलाने के लिए, जैसे अगर ये ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, ये बिजनेस है बेटा, ठीक है। इस बिजनेस ABC लिमिटेड करके है कोई, ठीक है, कपड़ों की दुकान है, चलो मान के चलो। अब इस दुकान को चलाने के लिए बेटा क्या चाहिए? सबसे पहले पैसा। भाई अगर आपको ये बिल्डिंग भी खरीदनी है या रेंट पे लेनी है तो उसके लिए पैसा चाहिए। इसमें अगर आपको अलग अलग डिपार्टमेंट बना के उसमें अगर माल, अगर स्टॉक अगर आपको भरना है तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो बिजनेस पैसों के बिना नहीं चल सकता। अब अगर बिजनेस की अगर हम बात करें कि भैया वो पैसा चलो जैसे तैसे लेके भी आ जाता है, उसने अपने ऑनर से भी ले लिया, उसने बाहर से उधार भी ले लिया, लेकिन अगर उन पैसों को वो अच्छे से यूटिलाइज ना कर पाए तो अल्टीमेटली कॉस्ट तो उसकी बढ़ ही रही है। मतलब अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो इंटरेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा, पर मंथ की जो इंस्टॉलमेंट आपने करवाई है वो तो आपको देनी पड़ेगी। अगर चाहे उन पैसों को आप अच्छे से यूटिलाइज करो या ना करो, तो अच्छे से यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया, उन पैसों को सही जगह सही टाइम पे नहीं लगाया, सही रिटर्न वहां से नहीं मिले, और रिटर्न मिलने के बाद जो पैसा आपको मिलता है उसको भी अगर आपने अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया तो बेटा आज नहीं तो कल आपका बिजनेस बंद होने वाला है। आपने जो लोन लिया था या आपके मालिक ने, मतलब बिजनेस के मालिक ने, जो ओनर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया था इसके अंदर, उस ओनर को पैसा नहीं मिलेगा, बिजनेस टोटली लॉस में जाएगा, और लॉस में जाने के बाद बिजनेस क्या हो जाएगा? ताला बन जाएगा भाई, ताला लग गया, ठीक है, बंद हो जाएगा बिजनेस। तो इसके लिए बेटा हमें हमारे सामने जो चैप्टर आया हुआ है वित्तीय प्रबंधन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो बेटा जो फाइनेंस का जो मैनेजमेंट करते हैं वो पूरा चैप्टर इसके ऊपर दिया हुआ है कि इसके अंदर हम क्या सीखेंगे कि जो पैसे बिजनेस के पास आते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, जो पैसा बिजनेस लाता है कहीं ना कहीं से, उन पैसों का प्रबंध कैसे किया जाए, जिसको हम बोलते हैं वित्तीय प्रबंध कैसे किया जाए। तो इसके अर्थ की अगर हम बात करें तो क्या लिखा है? व्यावसायिक इकाई के अनुसार उचित स्रोत से वित्त प्राप्त करना, इसका व्यवसाय में सही ढंग से उपयोग एवं प्रबंध करना तथा इससे प्राप्त आय को, आय लिखा बेटा, आय को इस ढंग से नियोजित एवं नियंत्रित करना, मतलब कि यूज करना जिससे उसकी वृद्धि हो सके। डेफिनेशन बहुत इजी है, मैं आपको अब टुकड़ों में समझाऊंगा कि क्या कहना चाहता है। व्यवसायिक इकाई मतलब कोई कंपनी या कोई बिजनेस, उसके अनुसार क्या है? उचित स्रोत से। उचित स्रोत का मतलब है कि आप पैसा कहां से लेके आ रहे हो, ऑनर से ले रहे हो, बैंक से ले रहे हो, या किसी पर्सन से उधार ले रहे हो, ठीक है। उचित स्रोत से वित्त प्राप्त करना, वित्त का मतलब हो गया पैसे, पैसे प्राप्त करना, इसका व्यवसाय में सही ढंग से उपयोग करना, ठीक है, एवं प्रबंध करना। उपयोग करना, प्रबंध करने का मतलब एक ही है कि आप उसको पैसे को सही ढंग से यूज करो। पहला पॉइंट कि आपने पैसे लिया सही जगह से, मतलब उचित स्रोत से। दूसरा, इसका व्यवसाय में सही ढंग से उपयोग और प्रबंध करना। अगर आप चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो सही ढंग से उपयोग करना, प्रबंध नहीं भी लिखना कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रबंध को आप हटा भी सकते हो। व्यवसाय में सही ढंग से उपयोग करना तथा, देखो तो दो काम हो चुके अभी तक हमारे। पहला, वित्त प्राप्त किया उचित स्रोत से। दूसरा, व्यवसाय में सही ढंग से उपयोग किया। तीसरा, उपयोग करने के बाद जब आप पैसा बिजनेस में लगा देते हो, जब आप बिजनेस को आगे चला रहे हो, तो ऐसे में साल के बीच में, साल के एंड में, या हर महीने या हर डेली जो भी आप सेल परचेज जो भी आप करते हो, वहां से आपको कुछ ना कुछ इनकम होती है बेटा। तो लिखा है इससे प्राप्त आय, तो जो भी आपको इनकम हुई उसको इस ढंग से नियोजित एवं नियंत्रित करना है। नियोजित एवं नियंत्रित का मतलब होता है इस तरह से उपयोग करना है जिससे उसकी वृद्धि हो सके। अब देखो बेटा, ये जो वर्ड है नियोजित नियंत्रित, ये एक ऐसे वर्ड है कि जब तक आप बिजनेस में ये ऐसे वर्ड यूज नहीं करोगे तब तक टीचर आपको मार्क्स नहीं देगा। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि क्या सर ये वर्ड यूज करना बहुत जरूरी है? तो बिल्कुल सर बहुत जरूरी है। उसके पीछे का रीजन है, मान के चलो अभी रामलीला जब होती है, अभी आने वाली भी है, वैसे दिवाली का टाइम है, तो अभी एक आध महीने में जब दिवाली आएगी, जब दशहरा होता है, तो बेटा रामलीला में आपने देखा होगा कि उसमें जो डायलॉग होते हैं वो उस जमाने के ही होते हैं, राइट। अगर किसी को वार्तालाप करनी, देखो हिंदी निकल गई, किसी को अगर बातचीत करनी है, कोई बातें करनी है, तो वहां पे व्हाट्सएप नहीं चलता, ठीक है। अगर स्टेज के ऊपर अगर व्हाट्सएप चल रहा है
राम जी हनुमान जी को फोन करके बुला रही है या मैसेज कर रहे हैं, फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की जा रही है रावण को, राम के द्वारा, या रावण ने राम को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करी, तो आप सोचो कितना फनी होगा। लेकिन अल्टीमेटली देखने में सुनने में मजा तो आया, बट क्या वो सही ढंग है दिखाने का? नहीं। तो सेम चीज ये होती है बेटा, जब आप आंसर लिखने जाते हो तो आप अपने वर्ड ऐसे यूज कर लेते हो कि वो आंसर तो ठीक है, वो गलत नहीं आंसर, लेकिन प्रेजेंट करने का तरीका गलत है। तो बेटा ऐसे वर्ड आपको यूज करने पड़ेंगे, ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बेटा ये चीज की डेफिनेशन, जिसमें बेटा 3 काम करते हैं। पहला काम, उचित स्रोत से पैसा लेते हैं, उसको उपयोग करते हैं, और उससे जो इनकम होती है उसको हम अच्छे तरीके से यूज करते हैं। तो 3 काम हमारे सामने इसमें आ गए हैं। पूरा बिजनेस जिसमें पैसा इन्वॉल्व है उसमें 3 ही काम हम करते हैं बेटा हमेशा। अब बात आ जाती है वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य क्या है, वित्त प्रबंध क्यों किया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि अगर आप बैंक से लोन ले लेते हो तो भाई इंटरेस्ट तो आपको देना ही है, मंथली तो इंस्टॉलमेंट आपको देनी ही पड़ेगी, राइट। और ऐसे में अगर आपके ऊपर बर्डन है वो पेमेंट करने का, तो अल्टीमेटली आप बिजनेस अच्छे से करोगे, उस पैसे को अच्छे से यूटिलाइज करोगे। तो वित्त प्रबंध करने का उद्देश्य आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि भैया आपकी कॉस्ट है, आपको बिजनेस को सर्वाइव कराना है, इस वजह से आपको वित्त प्रबंध करना बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर आप किसी से लोन ले लो, देन फिर घर में बैठे हुए हो, या उन पैसों को आपने ऐसे हवाबाजी में उड़ा दिया, तो आप वापस कैसे करोगे? आप प्रॉफिट कमाना तो दूर की बात है, उन पैसों को वापस ही नहीं कर पाओगे, राइट। आगे क्या लिखा है बेटा, उद्देश्य में देख लेते हैं। वित्त प्रबंध का मुख्य और प्रथम उद्देश्य होता है समता अंशधारी के धन को अधिकतम करना। समता अंशधारी का मतलब क्या है कि उस कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने शेयर खरीदे हैं, जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है, उनकी कैपिटल में इंक्रीमेंट करना, उनकी इनकम में इंक्रीमेंट करना, उनको धन की अधिकतम जो प्राप्ति है वो संभव करना। शॉर्टकट में कह सकते हो कि जो ऑनर है उसको बेनिफिट कराना, सिंपल सी बात है। वित्त प्रबंध आप क्यों करते हो? ताकि जो अंशधारी है, जिन्होंने शेयर खरीदे हुए, जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है, उनको बेनिफिट हो सके। बेनिफिट किस चीज का? पैसों का बेनिफिट, धन को अधिकतम करना, उनके धन को आप अधिकतम करो। अधिकतम कैसे कर सकते हो भाई? जितना उन्होंने शेयर खरीदा था, मान के चलो, मैंने नीचे एग्जांपल भी दिया हुआ है, मान के चलो कि पहले 10 रुपए का था, ठीक है। अब आगे चल के उन्होंने काम किया अच्छे से, तो 13 रुपए का हो गया एक शेयर। पहले एक शेयर कितने का था? 10 रुपए का, अब कितने का हो गया? 13 रुपए का। तो 3 रुपए की इंक्रीमेंट हो गई। तो जिस इंसान ने 10 रुपए का शेयर खरीदा था, अब वो कितने बेचेगा? 13 रुपए में, तो 3 रुपए का उसको बेनिफिट हुआ। उसी को बोलते हैं बेटा समता अंशधारी। समता का मतलब होता है इक्विटी शेयर। तो आपने क्या कहते हैं, कंपनी जो बुक है उसमें शेयर्स का आपने चैप्टर किया होगा, तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स आपको पता होंगे उसके बारे में, ठीक है। लिखा क्या है, फिर से पढ़ते हैं। वित्त प्रबंध का मुख्य और प्रथम उद्देश्य होता है समता अंशधारी के धन को अधिकतम करना। अंशधारियों को केवल तभी लाभ मिल सकता है जब बाजार में उनके अंश का मूल्य बढ़ेगा या बढ़ता है। तो जैसे मैंने कहा भाई 10 रुपए का पहले खरीदा था, अब 13 रुपए का हो गया, तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि उनकी कैपिटल जो थी वो इंक्रीज हो गई, ठीक। एग्जाम्पल में लिखा है कि 100 शेयर अगर 10 रुपए खरीदता है तो उसने कितना पैसा खर्च किया, मतलब 1000 रुपए, तो उसका 1000 रुपए लगा हुआ है। लेकिन अगर 13,000 रुपए, सॉरी, अगर 13 रुपए अगर उसने उसका जो शेयर था वो अगर 13 रुपए से अगर बढ़ गया, 10 रुपए से 13 रुपए हो गया, 3 रुपए से बढ़ गया बेटा, तो ऐसे में क्या होगा कि अगर 100 शेयर है उसके पास, एक शेयर 13 रुपए का मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 1300 रुपए आ गया। कितना आ गया बेटा? 1300 रुपए आ गया, ठीक है। तो उसको 300 रुपए का फायदा हुआ। अंशधारियों को केवल तभी लाभ मिल सकता है जब बाजार में उनके अंश का मूल्य बढ़ता है। इसीलिए वित्त प्रबंधक को, वित्तीय प्रबंधक का मतलब होता है जो पैसों को मैनेज करता है, उसको बोलते हैं वित्तीय प्रबंधक। वित्तीय प्रबंधक को ऐसे कुछ निर्णय लेने होते हैं जिनसे अंशधारियों के अंशों के मूल्य में वृद्धि हो सके। बेटा वित्तीय प्रबंध करने के लिए एक आदमी रखा जाता है जिसको हम बोलते हैं वित्तीय प्रबंधक। वो कुछ डिसीजन लेता है जिसकी हेल्प से क्या होता है कि जो अंशधारी होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, स्टॉक होल्डर्स होते हैं, उनकी कैपिटल में इंक्रीमेंट हो जाती है, उनको बेनिफिट हो जाता है। जैसे अभी 10 रुपए से 13 रुपए हो गया, तो कुछ इस तरह के कुछ डिसीजन लेते हैं जिनसे उनको बेनिफिट होगा। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा मैंने इसमें लिखा हुआ है कि मान लीजिए राम किसी XYZ कंपनी के 100 अंश 10 रुपए प्रति अंश की दर से खरीदता है, तो उसकी कुल धन संपदा, मतलब धन राशि जो भी है उसकी, वो कितनी हो जाएगी बेटा? 1000 रुपए हो जाएगी। 100 शेयर इंटू में 10 रुपीज ईच,
अब मान लेते हैं कुछ समय बाद शेयर बाजार में अंशों का मूल्य बढ़ जाता है उस कंपनी का और 13 रुपये हो गया, तो ऐसे में उसकी कुल धन संपदा जो भी है बेटा वो 1000 रुपये से बढ़ के कितनी हो गई, 1300 रुपये हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसको 300 रुपये का बेनिफिट हो गया। इसी के विपरीत यदि शेयर बाजार में अंशों का मूल्य गिर जाता है और वो 9 रुपये का हो जाता है, तो बेटा 100 शेयर इंटू में 9 रुपये, 900 रुपये खरीदा था 1000 रुपये में, बेचोगे 900 में, तो उनका नुकसान हो गया। तो जो वित्तीय प्रबंधक होता है उसका काम ये है कि भैया ऐसे निर्णय लिए जाएं जिससे अंशधारी जो है उनकी कैपिटल में इंक्रीमेंट हो सके, उनको बेनिफिट पहुंचाया जा सके। अंश का बाजार मूल्य 3 वित्तीय निर्णयों पर निर्भर होता है, ये बात ध्यान रखना। तो अब अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि भाई किसी भी कंपनी के अंशों का मूल्य या प्राइस हाई या लो कैसे जाता है, तो बेटा 3 ऐसे डिसीजन होते हैं जो हमें लेने होते हैं। एक वित्तीय प्रबंधक लेता है, वित्तीय जो भी उनके पास है, जो भी उनका पैसा है उसको लेकर, इससे क्या होता है कि शेयर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वो डिपेंड करेगा। तो पहला है बेटा तरलता बनाए रखना। तरलता का मतलब क्या हो गया कि कोषों की उचित एवं नियमित आपूर्ति को उचित लागत पर उपलब्ध कराना। मतलब का ये है कि भाई पैसों की जो भी जरूरत है उनको पूरा करना, वो भी न्यूनतम लागत पर। किसमें बेटा, न्यूनतम लागत, उचित लागत मतलब न्यूनतम लागत पर उपलब्ध कराना। अगर आपको पैसा चाहिए, कंपनी को पैसा चाहिए, तो वो जो वित्तीय प्रबंधक है वो 3-4 जगह से देखेगा भैया कहाँ से मैं पैसा ले सकता हूं और सबसे कम कॉस्ट किस पे लगेगी, मतलब सबसे सस्ता हमें कहाँ से पैसा लेना पड़ेगा। जैसे आप साहूकार से लेते हो, किसी नॉर्मल पर्सन से लेते हो जो आपके घर के आसपास है अमीर आदमी, तो वो आप पे जो इंटरेस्ट लगाता है वो महीने का लगाएगा, लेकिन अगर आप बैंक से लेते हो तो वो साल का लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वित्तीय प्रबंधक देखता है कि भाई कहाँ से पैसा लेना कम कॉस्ट वाला पड़ेगा। कोषों का उचित उपयोग। अभी जब आप पैसा ले लेते हो तो उसके बाद आपको ये देखना होता है कि भैया आप उसका उपयोग कहाँ करोगे। उपयोग का मतलब ये है कि भैया आप उसको वेस्ट मत करो, राइट। आपके पास अगर पैसा है, अगर लेट्स सपोज अगर मैं आपको आज 1 करोड़ रुपए देता हूं तो आप उसका क्या करोगे। ऑब्वियसली बात है, आप ऐसा कोई काम करने की सोचोगे जिससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, हाँ कुछ बच्चे हैं जो दिमाग बहुत ज्यादा लगाएंगे, कहेंगे सर हम गोल्ड ले लेंगे, हम जमीन ले लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपने दिमाग लगाया कि आपके पास जो पैसा है उसको यूज कैसे करना है, राइट। किसी ने ये नहीं कहा कि भैया हम उसमें आग लगा देंगे, ऐसा तो नहीं कहा होगा किसी ने भी। तो वित्तीय प्रबंधक का भी यही काम होता है कि जो पैसा जो मिल चुका है कम कॉस्ट पे, हम उन पैसों को कैसे यूटिलाइज करें। अगर देखो बिजनेस में एक लाइन आप याद रखो हमेशा बेटा कि अगर बैंक में अगर पैसा जमा करते हो तो सेविंग अकाउंट में 3 से 4% का इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन अगर वही चीज अगर आप किसी बिजनेस में लगाते हो तो आपको एटलीस्ट आपको ऑन एन एवरेज आपको 20% या 15% या 12% का आपको रिटर्न मिल जाता है। तो देखा जाए तो बैंक से ज्यादा ही मिलता है आपको। ठीक है, तो वित्तीय प्रबंधक का यही काम होता है कि जो कोष उसके पास आया है, जो पैसे का भंडार आया है, उसको कैसे यूज किया जाए। लास्ट है बेटा जोखिम को न्यूनतम करना। कोषों का प्रयोग व्यवसाय में इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे निवेश में जोखिम की संभावना कम से कम हो। भैया जो भी पैसा आया है उसको इस तरह से इन्वेस्ट करो, इस तरह से उसको बिजनेस में लगाओ कि उससे होने वाली जो हानि है वो कम से कम हो। अगर आप सारा का सारा पैसा अपने पापा का आप शेयर मार्केट में लगा देते हो तो वो आप ध्यान रखो, आपको पता है कि शेयर मार्केट बहुत ज्यादा रिस्की है, पता चला ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे, राइट। इससे अच्छा आप क्या करो, आप कोई ऐसा बिजनेस खोलो जिसको बाद में अगर आप सेल आउट भी कर देते हो सेल में, जैसे आपने कपड़ों की दुकान खोल ली तो आपने जो पैसा जो लगाया उसमें आपने क्या किया, आपने कपड़े खरीदे। अगर वो बाई चांस वो कपड़े नहीं भी बिकते हैं देन फिर आप उसको सेल करने में लगा दो, सेल में तो बिक ही जाएगा, ज्यादा नहीं मिलेगा तो कम से कम 50% तो पैसा मिलेगा आपको, तो जोखिम कम से कम हो। तो ये 3 अगर डिसीजन अगर ले लिया जाए अच्छे से, 3 डिसीजन अगर बेटा अच्छे से ले लिए जाए वित्तीय प्रबंधक के द्वारा, तो ऐसे में जो अंशधारी है, जो शेयर होल्डर्स है, जिन्होंने कैपिटल लगाई है उस बिजनेस में, उनको लॉस होने की संभावना कम होती है। और इवन अगर बिजनेस ने अच्छा किया, इन फ्यूचर परफॉर्मेंस अच्छा किया, तो हो सकता है कि उन शेयर होल्डर्स की जो प्राइस है, पर शेयर जो प्राइस है वो हाई हो जाए, वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, याद करने के लिए अलग से बेटा मैंने आपको ये 3 इस तरह से बना के दिखाए हुए हैं। ध्यान रखो बेटा, जैसे मैं लिख रहा हूं एज इट इज आप लिखोगे तभी फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आपको इसमें कोई भी कट कुट नहीं करना,
एज इट इज आप ही के लिए बेटा मैं मेहनत कर रहा हूं, तो ये आप एज इट इज भी लिखोगे तब भी आपको बेटा फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये वीडियो बेटा ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती क्योंकि आप बोर हो जाते हो। मैंने कई बार बच्चों से पूछा उन्होंने कहा कि भैया ज्यादा बड़ी वीडियो मत बनाया करो। मैंने चलो कोई बात नहीं, ऑलरेडी 20 मिनट की हो चुकी है, तो इससे ज्यादा की हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा वित्तीय निर्णय, वित्तीय कार्य, इसको दूसरा नाम हम इसको वित्तीय कार्य भी कहते हैं। तो वित्तीय निर्णय बेटा जो होते हैं, जो फाइनेंशियल जो डिसीजन होते हैं, जो एक वित्तीय प्रबंधक को लेने होते हैं बेटा, वो होते हैं मेनली 3। कैसे? पहला पॉइंट है बेटा वित्त संबंधी निर्णय लेना, मतलब कि वित्त का नियोजन करना। इसके अंदर बेटा 2 काम होते हैं, ध्यान रखना। वित्त संबंधी निर्णय में 2 काम होते हैं, वित्तीय नियोजन करना या पूंजी ढांचे का निर्माण करना। मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा ये दोनों पॉइंट होते क्या हैं। आप ये कह सकते हो कि वित्त की व्यवस्था कहां से की जाएगी, वो यहाँ पे होता है। फिर आ जाता है बेटा निवेश संबंधी निर्णय करना। इसमें भी बेटा 2 काम हो जाते हैं कि स्थायी पूंजी में कितना पैसा लगेगा, कार्यशील पूंजी में कितना पैसा लगेगा। इसको बेटा हम बोलते हैं पूंजी बजटिंग, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है बेटा। नेक्स्ट है बेटा देखो, अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ से बेटा आपने पैसे कहाँ से लेना है ये सोचा, कहाँ निवेश करना है ये सोचा। यहाँ पे बेटा आ जाता है कि निवेश करने के बाद जो रिटर्न मिला है आपको, जो प्रॉफिट मिला है आपको, उसको आप कहाँ यूज करोगे। इसमें बेटा 2 काम आ जाते हैं कि जो लाभांश है उसका बंटवारा कैसे करना है, कितना करना है, या संचित आय मतलब कितना पैसा बचा के रखोगे, उन पैसों को करेंगे क्या, वो आगे सोचने वाली बात है। तो बेटा ये सारी टॉपिक हम करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। अब बेटा बात आ जाती है, वीडियो हम यहीं पे खत्म करेंगे। अब बात आ जाती है बेटा नोट्स की। तो मैं आपको स्पेशली मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ, आप सभी के साथ बेटा, कि आपको एक बात मुझे कहनी है बेटा, वो ये है कि नोट्स ऑब्वियसली बात है बेटा फ्री में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मैं खुद बना रहा हूँ बेटा, यहाँ पे मेहनत करके। मैंने यहाँ पे कोई कट कॉपी पेस्ट नहीं किया। और साथ में से नोट्स नहीं है बेटा, इसके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे। जैसे टॉपिक कंप्लीट हुआ, चैप्टर कंप्लीट हुआ बेटा, लिस्ट मिल जाएगी आपको पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और एक मैं ये भी सोच रहा हूँ कि साथ साथ आपको नोट्स इस तरह से प्रिपेयर करके दिए जाए कि टॉपिक खत्म, उसके नीचे आपके क्वेश्चंस। ठीक है, आंसर्स वीडियो में कवर करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वीडियो लेक्चर तो टोटली फ्री है बेटा, वीडियो लेक्चर का कोई पैसा नहीं है, टोटली बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट है वीडियो लेक्चर आपकी। ठीक है, इन फ्यूचर अगर क्लासेस होगी ऑनलाइन तब की तब देखेंगे, अभी के लिए तो आपके लिए टोटली फ्री है। दूसरी बात आ जाती है बेटा नोट्स की। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, मैं प्रिपेयर करा रहा हूँ आपकी अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी। टाइम जो लगेगा, बट ये प्रॉमिस है मेरा आपसे कि बोर्ड के एग्जाम तक या जनवरी तक या फेब तक आपके तीनों ही जो सब्जेक्ट है वो कवर हो जाएंगे बहुत अच्छे से, विद नोट्स और विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने के फुल चांसेस होते हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं भी देखो पढ़ाते हुए मुझे बहुत टाइम हो चुका है, और जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ अल्टीमेटली उनके मार्क्स भी बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं, अच्छे आएंगे जो आपने सोचे हैं। अब जो प्रॉब्लम चल रही है आप सभी को, मैं भी मानता हूँ कि पैसों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बेटा। तो एक मैं आपके सामने एक ऑफर रख रहा हूँ बेटा, 2 ऑफर है, उसमें से कौन सा आपको सिलेक्ट करना है वो आप देख लो। ठीक है, पहला ऑफर है बेटा 1000 रुपीज पूरे साल के, पूरा पैकेज आपका ओनली 1000 रुपीज में। इसमें आपका बिजनेस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी सब कवर हो जाएगा विद नोट्स और वीडियो लेक्चर। ठीक है, ये सारी चीजें। अब आप कहोगे सर भरोसा कैसे हो, तो बेटा नंबर मेरा आपके पास है, ये मेरा पर्सनल नंबर है, मेरे पास इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। एक नंबर है लेकिन वो यूज बहुत कम करता हूँ, आप कहोगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये बेटा ट्रस्ट की बात है यहाँ पे। तो मैंने आपको अपना नंबर दे रखा है पर्सनल, वीडियो में भी आपको देखने को मिल जाएगा, स्टार्टिंग में ही आपने देख लिया होगा, तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे नोट्स अगर आपको चाहिए तो बेटा 1000 रुपीज आपका लगेगा पूरे साल का, जिसमें आपको बिजनेस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी के नोट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं कि बेटा मैंने पहले से बना के रखे हुए, ये मैं स्पेशली आप सभी के लिए बना रहा हूँ। तो ऑब्वियसली बात है बेटा लेटेस्ट नोट्स है, ये किसी कॉपी पेस्ट किए हुए नहीं है। ठीक है, और अगर आपको नोट्स पढ़ने में मजा आए तो ठीक है, आगे पेमेंट करना। हाँ, दूसरी बात यह है कि बेटा मैंने 1000 में बोला तीनों आपके सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे विद नोट्स, विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और साथ में वीडियो लेक्चर में पूरा सिलेबस कंप्लीट। ठीक है, दूसरी बात ये आ जाती है कि अगर आप कहते हो नहीं सर 1000 बहुत ज्यादा है, तो आपको इतना कहूंगा कि बेटा हर एक चैप्टर के जो नोट्स है वो अब मैं आपको सेपरेटली सेल आउट करूंगा। सेल करने का बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, आप मुझे व्हाट्सअप करो। ठीक है,
मैं आपको, मेरा जो नंबर है बेटा 9315445501, उस पर आप बेटा पेटीएम करोगे। जिस चैप्टर का आपके नोट्स चाहिए उस चैप्टर के, पर चैप्टर बेटा 20 रुपीज के नोट्स है आपके पर चैप्टर। आगे जैसे अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए बेटा तो आपको 20 रुपीज में को फोन पे, गूगल पे नहीं चला मेरा, फोन पे या पेटीएम आपको करना होगा। ठीक है, जैसे आप वो पे कर देते हो आप मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर देना और मैं आपको इसके नोट्स दे दूंगा, व्हाट्सअप कर दूंगा या मेल कर दूंगा। ठीक है, तो इतना ही कहना है और पेशेंस रखो बेटा, सारी चीजें आपको मिलेगी। ठीक है, और स्टिल जो बच्चे कह रहे थे अभी क्या कहते हैं आपके नोट्स की, तो बेटा उन सभी को मैं इतना कहूंगा बेटा, अगर आपको एक चैप्टर के चाहिए तो 20 रुपीज, 2 चैप्टर चाहिए बेटा 40 रुपीज। ठीक है, अगर 1000 रुपीज दे देते हो तो बेटा आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स सब मिल जाएगा आपको एक ही बार में। ठीक है, पेमेंट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, फोन नंबर आपके पास है। अगर फोन पे बात करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे सबसे पहले मुझे व्हाट्सअप करो, देन मुझे कहो कि सर मुझे आपसे बात करनी है नोट्स के रिगार्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, फिर आप मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है, अननोन नंबर बेटा मैं पिक नहीं करता, इसलिए सबसे पहले मुझे व्हाट्सअप करना, देन फिर मैं आपकी कॉल पिक करूंगा। ठीक है, तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही है। ये अभी आपके नोट्स बन रहे हैं, अभी पूरे बनने बाकी है। साथ में जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो कॉम्बिनेशन आएगा, केस स्टडी भी बेटा जब आएगी तब बहुत मजा आने वाला है आपको। ठीक है, तो चलो बेटा मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत टाइम से वीडियो नहीं बन पा रही थी, इस वजह से मैंने जल्दी में आपके लिए वीडियो बना दी है। आपको नोट्स मैंने आपको दिखा दिए बेटा, पूरा रजिस्टर आपको बेटा भरेगा बेटा नोट्स के चक्कर में। देखना ये पूरा का पूरा रजिस्टर बेटा आपको भर जाएगा, इसमें सिर्फ मुझे बिजनेस स्टडी के ही नोट्स होंगे अभी इसके अंदर। ठीक है, हाँ और बेटा ये इस गलतफहमी में मत रहना कि वीडियो में नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। मैं आपको कुछ टॉपिक यहाँ से कराऊंगा, बाकी सारे टॉपिक छोड़ दूंगा। इसमें उन बच्चों को कहूंगा सिर्फ जो बेटा नोट्स चाहते हैं लेकिन पेमेंट नहीं करना चाहते। ठीक है, तो बेटा पढ़ाई तो बहुत मस्त होने वाली है, उसकी टेंशन नहीं है। नोट्स के लिए बेटा आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की बेटा टाटा बाय बाय। अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करो और टेंशन बेटा बिल्कुल नहीं लेनी। मैं हूँ यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ और अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे। बस सपने देखना शुरू करो बेटा, पढ़ाई करना शुरू करो। ठीक है, चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे बेटा लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर बेटा डिसलाइक करते हो वीडियो को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो बिल्कुल, लेकिन आप रीजन देके अगर जाओ तो अच्छा रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में वो गलती ना हो। ठीक है, क्योंकि मेरी ये कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मैं पढ़ा सकूं, तो इसमें आपकी मुझे हेल्प चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत आती है बेटा तो आप मुझे कमेंट करो वहां पे कि सर ये प्रॉब्लम थी वीडियो के अंदर, इस वजह से मैं इस वीडियो को डिसलाइक कर रहा हूँ। और बाकी अगर मजे में डिसलाइक कर रहे हो तो कोई बात नहीं बेटा, डिसलाइक करके जा सकते हो आप, कोई इश्यू नहीं है इसमें। ठीक है, तो बेटा चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।